और मुझे रात के 2:30 बजे फोन आता है प्रधानमंत्री निवास से कि बात करना चाहते हैं। तो मैं घबरा गया, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तो लोग कहते थे कि देखो कफन बेचता है, कोई कहते थे लाशों का व्यापार करता है, मेरे सके कहते थे, सके खून के रिश्ते वाले। और आज जब मुझे उन्होंने राष्ट्रपति भवन में खड़े हुए देखा तो उनकी आंखें नीचे हो गई और हमारा सिर ऊपर हो गया। क्या हमने इस बात को सोचा कि उस समय एक तबका ऐसा भी खड़ा हो गया था देश में जिसने सारी मानवता बुला दी। यार सीमा पर बैठकर दुश्मन को जब गोली मारता था ना तो एक आंख बंद करनी पड़ती थी, अब परमानेंट बंद हो गई, अब तो टिका टिका के मारूंगा, छोड़ूंगा नहीं दुश्मन को। और जो मैंने देखा है आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि आप तो टीवी देख रहे थे, सोशल मीडिया देख रहे थे। कुछ वीडियोस मेरी अंदर की जो वायरल हुई, न्यूयॉर्क टाइम्स ने छापा, जैसे बीबीसी ने दिखाया। कई लोगों ने मुझे ऑब्जेक्शन भी किया कि शंटी जी आपने सही आंकड़ा क्यों बता दिया। मैंने कहा भाई जो मर के यहाँ आ रहे हैं मेरे शमशान घाट में, वो जहर खा के नहीं आ रहे हैं, वो फांसी से नहीं आ रहे हैं, सब कोविड से मरे हैं। भाई मैं गलत आंकड़ा कैसे दे रहा हूं। जिस शमशान घाट पे 2 की एवरेज थी 20 साल से, और आज 200 आ रहे हैं, तो इसका मतलब बहुत परले आ गई है। परले वाकई में परले थी जी। 2-3 हादसे तो मैं भूलता ही नहीं हूं। जैसे एक परिवार से मुझे फोन आता है, मग्गो परिवार था मेरे एरिया का, कि हम सब कोविड में, हम माता जी चले गए हैं, शंटी जी कैसे करें। तो मैंने एक टीम बनाई हुई थी, अलग अलग रेस्क्यू टीम थी मेरी, जो घर से बॉडी उठाती थी अलग थी, शमशान से उठाती थी वो अलग थी, सड़कों से उठाते थे वो अलग थे, हॉस्पिटल से उठाते थे, मॉर्चरी से। तो मैंने कहा ठीक है मैं खुद आ रहा हूं यार, मैं आपका जानकार हूं। और उनकी माताजी की बॉडी को सैनिटाइज करके पैक करके मैं लेके आया। अगले दिन मुझे फोन आता है कि शंटी जी पापा जी भी चले गए, नेक्स्ट डे। अब जिस घर में 2 दिन के अंदर 2 मौत होती हैं, उससे जो सोचिए। और चौथे दिन मुझे फोन आता है कि शंटी जी भाई भी चला गया। अब वो परिवार कैसे उभरे होंगे आप सोचिए ना। मेरी निगाह में ऐसी भी फैमिली है जिसके घर में 3 विधवा बहनें बैठी हैं, 3 दरानी जेठानी, तीनों विधवा, 3 लोग चले गए। अब इससे क्या सीखा हमने, देखिए अब जो हुआ वो दुख का समय आया चला गया। अक्सर हम दुख के बाद सुख आता है तो दुख को भूल जाते हैं, और ये प्रकृति का नियम है। कोविड ने हमको जीना सिखाया, कोविड ने हमको हमारी औकात सिखाई। जो बहुत उछलते थे ना, अपने आप को बहुत ज्यादा उछलते थे कि हमारे से बड़ा कोई नहीं है, हमारे से बड़ा बंगला किसी का नहीं है, हमारे से बड़ी गाड़ी किसी के पास नहीं है, मेरे से बड़े बेटे किसी के नहीं है, किसी के लंदन में सेटल है, कनाडा में सेटल है। उनको परमात्मा ने शिक्षा दी। ये मिजाज ही तो बदला कि करोड़पति भी घर के अंदर बैठा था, रिक्शे वाला भी घर के अंदर बैठा था, और रोटी की थाली दरवाजे के नीचे से आ रही है। दिखा दी ना औकात आपको इंसान कि आप कुछ नहीं है, एक शक्ति और भी है ऊपर, बहुत बड़ी शक्ति है वो। ये तो हमारे देश के ऊपर कृपा है भगवान की कि यहाँ के लोग दयावान बहुत हैं, चाहे वो धार्मिक संस्थाएं हैं, चाहे एनजीओ हैं। अगर कोई प्रदेश जा रहा था प्रवासी, उसको भी रोटी खिला रहे थे, उसको भी जूते पहना रहे थे, पानी पिला रहे थे। ये हमारे देश में और कहीं नहीं ऐसा है। खुशी होती है। लेकिन जरा ध्यान से सोचिए कि जब बच्चे अपने बाप की लाश को लेके घूम रहे थे, जलाने की जगह नहीं मिल रही थी, शमशान घाट के बाद लाइनों में खड़े थे, अस्पताल के बाहर लाइनों में खड़े थे, लैब्स के बाहर लाइनों में खड़े थे, क्या हमने इस बात को सोचा कि उस समय एक तबका ऐसा भी खड़ा हो गया था देश में जिसने सारी मानवता बुला दी। यार 2000 वाला इंजेक्शन 2 लाख में, एक 400 रुपए का टेस्ट 10,000 रुपए में लैब के अंदर। क्या हो रहा था? 300 रुपए की पीपी किट 8-8 हजार रुपए की हॉस्पिटल के अंदर, 1000 रुपए की एम्बुलेंस 50,000 में। पढ़ा होगा सबने, टीवी में देखा भी होगा। भाई मैं कई हादसे तो भूलता ही नहीं हूं कि एक प्रिंसिपल स्कूल की मुझे फोन करती है कि मैं मिलिट्री हॉस्पिटल हो धोला कुआं में हूं बेटा, मेरे हस्बैंड सीरियस हैं, मैं सीरियस हूं, 27 साल के बच्चे की डेथ हो गई है, सुबह से पड़ा है, कोई उठाने वाला नहीं है। अब मेरे पास इतनी मजबूरी थी कि वहां 40 बॉडी का उस समय, मैंने कहा आंटी जी आप किसी तरीके ले आइए, संस्कार मैं करा दूंगा। और वो लेके आते हैं मेरे पास, धोला कुआं से सीमापुरी 32 किलोमीटर, एम्बुलेंस वाला 40,000 रुपया। आप सोचिए, इस समय तो भूल सकते हैं हम। तो ऐसे लोगों ने उस परले के अंदर भी नाजायज फायदा उठाया
हमारे देश का नाम बदनाम किया। अच्छे लोगों ने अच्छा काम किया, बुरे लोगों ने बुरा काम किया। जहां तक हमारी संस्था की बात है, शहीद भगत सिंह सेवा दल की, जो 25 साल से काम कर रही थी, जब तमाम डीएम मेरे पास आए कि शंटी जी आपके पास तो 12 एम्बुलेंस हैं, आप लगा दीजिए ना। कई दोस्तों ने मना किया कि यार कह रहे थे शंटी जी मर जाओगे। मैंने कहा यार 25 साल से सेवा कर रहे हैं देश की, एक मिलिट्री की तरह, बिना किसी फंडिंग के, कोई सरकार से पैसा नहीं लिया, और आज देश के ऊपर विपदा आई, हम घर में सो गए, और मिलिट्री का जवान घर में मर जाए, फौजी तो शहीद नहीं कहलाता है, मरना तो उसको सीमा पे ही पड़ेगा। ये हम तो काम करेंगे, वो हमने नहीं किया, हमने नहीं किया। वो शक्ति ईश्वर ने दी मेरे को, मेरे दोनों बेटे, मेरा बेटा लंदन से पढ़ के आया, मास्टर करके आया डिजास्टर में, वो भी लग गया मेरे साथ। उसके बाद मेरे ड्राइवर्स, एक ड्राइवर मेरा शहीद हो गया, 2 बार कोविड में जाके मैं और मेरा परिवार वापस आ गए, भयंकर कोविड में। जब मैं वापस आया, जब मेरा बीपी 35 रह गया था, एक दिन उम्मीद नहीं थी लेकिन बच गया, तो मीडिया मुझे पूछता है शंटी जी अब आपका जज्बा बढ़ा है या कम हुआ है। तो मैंने एक छोटी सी बात सुनाई उनको। मैंने कहा जी करगिल के एक जवान की आंख चली गई थी गोली लगने से। उस जवान से जब पूछा गया कि आपका जज्बा बढ़ा है या कम हुआ है, तो उसने एक जवाब दिया था बड़ा शानदार कि सर मैं तो सीमा पर बैठकर दुश्मन को जब गोली मारता था ना, तो एक आंख बंद करनी पड़ती थी, अब परमानेंट बंद हो गया, अब तो टिका टिका के मारूंगा, छोड़ूंगा नहीं दुश्मन को। मैंने कहा हमारा भी जो डर था ना, 2 बार हॉस्पिटल हुए हैं, डेथ बेड से वापस आ गए हैं, अब तो मरना ही मरना है, चिंता कोई नहीं है, शमशान में रहेंगे और काम करेंगे। वो 22 दिन मैं भूलता नहीं हूं, जब मैं बाहर ही नहीं निकला, कुछ खाना होता था तो गाड़ी में चला जाता, थोड़ा बहुत दिल ही नहीं करता था, लेकिन ईश्वर ने शक्ति दी। और जैसा अभी संजीव जी बता रहे थे कि 26 अप्रैल का दिन था, मैं दिन नहीं इसलिए नहीं भूलता कि सबसे ज्यादा बॉडी मैंने उस दिन कराई थी। एक शमशान घाट 176 बॉडी हो चुकी है रात को, 176। मैंने सोचा कोई शायद सिफारिश भी हो सकती है, उस समय सिफारिश से संस्कार बहुत हो रहे थे संजीव जी, लेकिन जब आवाज सुनी तो दिल गदगद हो गया और रोंगटे खड़े हो गए कि शंटी जी आपको हम टेलीविजन पर देख रहे हैं, पूरा देश आपके साथ है, सेवा करिए, जय हिंद। उपराष्ट्रपति जी फोन कर रहे हैं, अक्षय कुमार जी का फोन आया अगले दिन मुझे, शंटी जी सेवा दसो, मैंने मेरे 1.5 लाख सेवा दसो। मैं कहा जी एम्बुलेंस भेज दो, उन्होंने 2 भेज दी एडवांस वाली, अक्षय कुमार जी ने। ऐसे लोग जुड़ने शुरू हो गए, और मुझे तो पता भी नहीं था, सही बोलूं ना, मैंने अप्लाई किया, और 25 जनवरी रात को, क्योंकि 26 जनवरी को अनाउंस होता है, सोया हुआ था। एक मंत्री जी फोन करते हैं, कहते बंधु जी क्या कर रहे हैं? मैंने कहा जी सो रहा हूं। कह रहे आप सो रहे हैं और टीवी खोलिए, आपका नाम दिखी कहाँ चल रहा है नीचे, पद्मश्री के लिए ईश्वर ने दे दिया है, तो ये उसकी गिफ्ट है। मैं सबको एक ही बात कहता हूं कि ये मेरे लिए पद्मश्री अवार्ड नहीं है, ये जिम्मेदारी है मेरे लिए। ये राष्ट्रपति जी ने जिम्मेदारी दी है कि कभी भी देश पे कोई विपदा आएगी, आपदा आएगी, तो आपको और ज्यादा डट के काम करना है। और मैं वादा करता हूं इस बात का, अपनी तरफ से, शहीद भगत सिंह सेवा दल की तरफ से, अपने परिवार की तरफ से। और ये अवार्ड मुझे नहीं मिला, ये मेरे ड्राइवर्स को मिला है, जिन्होंने मेहनत की, मेरे शमशान घाट पे काम करने वाले कर्मी, मेरे बच्चे, जिन्होंने बहुत मेहनत की। उस समय सच्ची बता रहा हूं मैं आपको, जब कोई बाहर नहीं निकल रहा था, तो अपने बच्चे को बाहर नहीं जाने देता था, उस समय हम शमशान में थे, और ईश्वर ने हमें बहुत शक्ति दी, बहुत इज्जत दी। आज देशों में, विदेशों में, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज, कॉलेज, गवर्नमेंट, इवन देन मैं ब्रह्म कुमारी जा रहा हूँ 2 दिन के लिए, माउंट आबू बुलाया गया मुझे इसी स्पीच के लिए। तो मैं सब जगह एक ही बात कहता हूँ जी, कि जिंदगी में किसी काम को छोटा मत समझिए। आपका इतना सा काम आपको कहाँ ले जा सकता है, आप सोच भी नहीं सकते। जब अब 27 हो गए, 27 साल पहले मैंने जब शमशान का सेवा शुरू की थी, तो लोग कहते थे कि देखो कफन बेचता है, कोई कहते थे लाशों का व्यापार करता है, मेरे सके कहते थे, सके खून के रिश्ते वाले। और आज जब मुझे उन्होंने राष्ट्रपति भवन में खड़े हुए देखा, तो उनकी आंखें नीचे हो गई और हमारा सिर ऊपर हो गया। ये सारी ईश्वर की कृपा है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं संजीव जी, आपका, आपकी पूरी टीम का, कि आपने बुला के मुझे इतना मान सम्मान दिया।